as a challenge. In this chapter, we will read about poverty. गरीबी के विषय में हम इस चैप्टर में जानेंगे, बात करेंगे. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल्स. अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों के साथ रूबरू होते हैं, उनसे मिलते हैं और हम उनको पुअर की कैटेगरी में सोचने लगते हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स. वे ऐसे हो सकते हैं जो गांव में पाए जाने वाले ऐसे पीपल्स हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं. और लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ इन सिटीज़, या फिर शहरों में रहने वाले ऐसे पीपल्स हैं जो कि झुग्गीज़ में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. उनको हम पुअर की कैटेगरीज में इंक्लूड कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ पॉवर्टी? दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विथ चिल्ड्रन इज टैटर्स. वे ऐसे पीपल्स हो सकते हैं जो भीख मांगने का, बैगर्स के रूप में काम करते हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर भीख मांगते हैं. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. हम अपने चारों ओर इस तरह के बहुत सारे लोगों को देखते हैं. इस तरह से पॉवर्टी, गरीबी, हमें हमारे चारों ओर देखी जा सकती है. इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर चौथा व्यक्ति हमारे भारत का गरीबी की कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है. दिस मीन्स रगली 260 मिलियंस. अगर हम 260 मिलियंस पीपल्स में से काउंट करते हैं एवरेज को, तो 26 करोड़ पीपल्स ऐसे हैं भारत के जो कि गरीबी की रेखा में जीवन जीते हैं. दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशंस ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. इस तरह से अगर पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसका लार्जेस्ट कंसंट्रेशंस है गरीबी पर, पुअर पर. दिस लस्टर्स द सीरियसनेस ऑफ दिस चैलेंज. इस तरह से अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो ये एक गंभीरता को बताता है, एक गंभीरता का विषय है, एक चुनौती का विषय है भारत के लिए. गरीबी भारत में जो देखी जाती है उसको हम 2 कैटेगरीज के हिसाब से रीड कर सकते हैं, अर्बन केस के रूप में एंड रूरल केस के रूप में. फॉर knowing these cases we have to read 2 stories related to urban and villages. Here is the story of urban case. Story of रामशरण जो कि 30 years old people है, डेली वेज पर लेबर के रूप में काम करता है और झारखंड का, रांची का रहने वाला है. उसकी जो डेली इनकम है वो लगभग 1500 करोड़ रुपीज़ है एंड मंथली इनकम है 1500. एंड व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यह भी स्टेबल नहीं है. मींस उसको मंथ के जितने दिनों में काम मिलता है उसी के हिसाब से उसका एवरेज 1500 का आता है. द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन फैमिली. अब उसकी जो फैमिली का साइज़ है वो 6 मेंबर्स का है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इनकम उसकी होती है वो इनफ नहीं है. इस कारण से उसकी जो वाइफ है, जो 6 मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, उसमें शामिल है वाइफ, 4 चिल्ड्रंस और जिनका एज क्राइटेरिया 6 मंथ से लेकर 12 ईयर्स तक का है. ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू ओल्ड पेरेंट्स. उसे अपने गांव में रहने वाले बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है. रामशरण लिव इन 1 रूम रेंटेड हाउस. वह एक 1 रूम रेंटेड हाउस में रहता है जो कि अर्बन सेटलमेंट्स के आउटस्कर्ट सिटीज़ में है, मीन्स शहर के बाहरी हिस्से पर मौजूद है और एक क्राउडेड एरिया है. हिज वाइफ शांता देवी, जो उसकी वाइफ है, वो भी अपने पति का हाथ बटाने के लिए काम करती है. घरों में हाउसमेड के रूप में काम करती है और मैनेज करती है ₹800 को. द मैनेज ए मर्जर मील्स ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे. इतनी इनकम में उनके लिए एक दिन की 2 वक्त की रोटी के रूप में दाल चावल को ही वो अरेंज कर पाते हैं. इससे अधिक उनके पास नहीं होता है. उनका जो बड़ा बेटा है वो भी उनकी हेल्प के लिए काम करता है एक टी शॉप पर. उसकी 10 इयर्स की जो बेटी है वो छोटे सिबलिंग्स का, अपने बहन भाइयों का देखभाल करने का काम करती है. कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है एंड उनके घर में जो बच्चे हैं उनके पास 2 पेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड क्लोथ्स हैं एंड शूज़ आर लग्जरी. और जूते पहनना उनके लिए एक लग्जरी माना जाता है. द चिल्ड्रन हैव नो हेल्थ केयर
व्हेन दे फॉल इल, जब वे बीमार हो जाते हैं उनके लिए हेल्थ केयर सुविधा के लिए भी कोई अमाउंट उनके पास नहीं होती है। रूरल केस की अगर हम बात करते हैं, रूरल केस में हमने स्टोरी पढ़ी है लाखा सिंह की। लाखा सिंह एक स्मॉल विलेज जो मेरठ के पास मौजूद है, उत्तर प्रदेश में रहता है। उसकी फैमिली के पास अपनी ज़मीन नहीं है, इस कारण से वो और जॉब करते हैं बिग फार्मर्स के यहाँ। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर हार्ड डे वर्क, और हार्ड डे वर्क करने के बाद उनको पर डे के हिसाब से ₹50 मिलता है। द फैमिली ऑफ 8, अब उनकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं, और 2 स्क्वायर्स मील्स भी वो मुश्किल से ही मैनेज कर पाते हैं। 2 वक्त की रोटी भी उनको बड़ी मुश्किल से अरेंज होती है। वे कच्चे हट में रहते हैं जो कि विलेज से बाहर है। द वुमेन ऑफ फैमिली स्पेंड टू डे चॉपिंग फॉडर, जो उन घर की महिलाएं हैं वो फॉडर चारा काटने का काम करती हैं, फायरवुड्स को कलेक्ट करने का काम करती हैं। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। लाखा सिंह जब 10 साल का था उसने तभी काम करना शुरू कर दिया था। उसके पिता जो थे टीबी के पेशेंट थे और उसी से उनकी मृत्यु हो चुकी है 2 years ago। नाउ उनकी मृत्यु जो हुई वो मेडिसिन की अभाव में हुई थी, उनको मेडिकल केयर नहीं मिल पाई थी। अब उनकी मदर भी उसी बीमारी से ग्रस्त है और स्लोली एबिंग अवे, वो भी धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रही है। ऑल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, विलेज में प्राइमरी स्कूल भी हैं, लेकिन लाखा सिंह कभी स्कूल नहीं गया। ही स्टार्टिंग एंड अर्निंग, उसने बहुत जल्द ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था 10 years की एज में। न्यू क्लोथ्स खरीदना, फ्यू ईयर्स में ही नए क्लोथ्स खरीदे जाते हैं मुश्किल से वो भी। एंड शॉप एंड ऑयल, जो है उस परिवार में साबुन तेल खरीदना एक लग्जरी माना जाता है। तो ये कंडीशन हमने देखी है लाखा सिंह की फैमिली की। अब इन दोनों केसेस को पढ़ने के बाद हम क्या व्यू निकालते हैं, व्हाट डू दे शो, ये दोनों स्टोरीज हमें क्या बताती हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, गरीबी का मतलब होता है भुखमरी, घरों की कमी, रहने के स्थान की कमी। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी की कमी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की कमी होना। नेक्स्ट, पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस, ऐसे पीपल्स जो हर जगह पर इल ट्रीट किया जाता है, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब, यहाँ तक कि रेगुलर जॉब की कमी होना। एट द मिनिमम डिसेंट लेवल, और यहाँ तक कि निम्नतम मजदूरी दर पर भी उनको रेगुलर जॉब डेली नहीं मिल पाती है। पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, अगर हम सोशल दायरों की बात करते हैं तो पॉवर्टी में हम इंक्लूड करते हैं लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिडेंस ड्यू टू मलन्यूट्रिशन कुपोषण, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सुविधाओं की कमी होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सुविधाओं की कमी होना। ये सब कमियां जो होती हैं तभी हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, सोशल साइंटिस्ट ने जो दायरा बनाया है उसको हम पॉवर्टी के अंडर में इंक्लूड कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, जो एनालिसिस होता है, अनुमान होता है पॉवर्टी का, वो सामाजिक अनुमान पर, एनालिसिस पर, एक्सक्लूजन पर डिपेंड करता है। एंड वर्नेबिलिटी इज़ न्यू बिकमिंग वेरी कॉमन, और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो अब जिनके लिए गरीबी के दायरे में आना कॉमन माना जाता है। सोशल एक्सक्लूजन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस विचारधारा के अनुसार पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग्स विद अदर पुअर पीपल्स। इसमें माना जाता है कि पॉवर्टी मस्ट बी सीन उस टर्म में देखी जानी चाहिए जिसमें पीपल्स गरीब लोगों के साथ रहते हैं, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी इन बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, जबकि वो ऑब्जर्व अगर बेटर सराउंडिंग्स में रहे तो वो इक्वालिटी को फेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ इक्वालिटी का दायरा मौजूद नहीं होता है। वर्नेबिलिटी संभाव्यता, ऐसे ग्रुप की संभाव्यता जो कि पॉवर्टी के दायरे में जा सकते हैं। वर्नेबिलिटी टू पॉवर्टी इज ए मेजर, एक अनुमान है विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, एक संभावित आंकड़ा बता सकती है कुछ निश्चित समुदायों का जो कि पुअर कैटेगरीज में इंक्लूड हो सकते हैं, जस्ट लाइक मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट, इंडिविजुअल जिसमें शामिल हो सकती है जस्ट लाइक विडो, विधवा जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिनका अर्निंग जो
सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जो विकलांग पीपल्स हैं उनके पास अपनी विकलांगता के कारण शायद पैसा कमाने में सुविधा मौजूद ना हो, इस कारण से वो आने वाले समय में पुअर्स की कैटेगरीज में जा सकते हैं, और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले समय में वो काउंट किए जा सकते हैं पुअर कैटेगरीज में। जो ग्राफ है वो बताता है एक आंकड़े को, जिसमें आंकड़ा दर्ज किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स का, जो गरीबी के दायरे में है 51%, अर्बन कैजुअल लेबर्स 50%, रूरल एग्रीकल्चर्स लेबर 47% एंड शेड्यूल कास्ट 43 एंड एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो इज 26% हियर। तो यहाँ पर कैटेगरीज बताई गई है अलग अलग ग्रुप्स की, सामाजिक ग्रुप्स की, इकोनॉमिक कैटेगरीज के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा हम किसे कहते हैं? ए कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम एंड कंजप्शन लेवल। अगर हम पॉवर्टी लाइन, जीवन रेखा को, गरीबी की रेखा को अनुमान लगाते हैं तो उसको हम दो वे में काउंट कर सकते हैं, इनकम के हिसाब से या फिर उपभोग लेवल के हिसाब से। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, एक व्यक्ति तभी गरीब कंसिडर किया जाएगा इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, अगर उसकी इनकम का दायरा या फिर उसके उपभोग का दायरा मिनिमम लेवल से नीचे है, जिसके कारण वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तभी हम इसको पॉवर्टी लाइन में मेज़र कर सकते हैं। ए प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट्स, अब जो प्रेजेंट फॉर्मूला माना जाता है फूड रिक्वायरमेंट्स का, वो एक ज़रूरी कैलोरीज के रूप में अनुमानित किया जाता है। मीन्स एक व्यक्ति को एक दिन में जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, अगर कोई व्यक्ति उस कैलोरीज को गेन नहीं कर पा रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए, उस कैलोरी को प्राप्त करने के लिए उचित इनकम को नहीं कमा पा रहा है, तो मीन्स उसको हम पॉवर्टी की लाइन में इंक्लूड कर देंगे, उसको हम पॉवर्टी की लाइन में इंक्लूड करेंगे, उसको हम पुअर कैटेगरीज में काउंट करेंगे। पॉवर्टी लाइन, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज, जो हमारे भारत में कैलोरीज का आंकड़ा बनाया गया है, अनुमानित किया गया है, वो 2400 कैलोरीज है पर पर्सन के लिए इन रूरल एरियाज, एंड अर्बन एरियाज में ये दायरा 2100 कैलोरीज होता है। अब ये दायरा दोनों एरियाज में अलग अलग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वर्किंग कैपेसिटीज ऑफ पीपल्स। जो अर्बन पीपल्स होते हैं वो उनके मुकाबले में जो रूरल पीपल्स होते हैं उनका फिजिकल वर्कआउट बहुत अधिक होता है, इस कारण से उनकी कैलोरीज की जो नीड होती है वो अधिक मानी जाती है। इसी कारण से इन दोनों के बीच, मीन्स अर्बन एंड रूरल पीपल्स के बीच कैलोरीज का डिफरेंस माना जाता है और उसी के हिसाब से उनको पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड किया जाता है। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज, क्योंकि जो गरीब लोग, जो ग्रामीण एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं वो अधिक से अधिक फिजिकल वर्क में एंगेज रहते हैं, इस कारण से उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अधिक होती है अगर हम कंपैरिजन करते हैं अर्बन एरियाज की। तो इसलिए इनकी जो आंकड़ा होता है कैलोरीज का वो भी अलग अलग माना जाता है। पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेट किया गया भारत में, जो यहाँ पर टेबल के थ्रू दिखाया गया है, 1973-74 का रूरल अर्बन कंबाइंड नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस यहाँ पर मेंशन किया गया है। यू कैन ऑब्जर्व इट एंड फाइंड आउट द डिफरेंस इन ईयर्स, मीन डिफरेंट ईयर्स में किस तरह से इनके बीच डिफरेंस है वो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्राफ अलग अलग स्टेट्स में भारत में जो डिफरेंस पाया जाता है पॉवर्टी रेशियो में, मींस भारत में भी सारी स्टेट्स में पॉवर्टी का रेशियो एक जैसा नहीं है, यहाँ पर सभी स्टेट्स में डिफरेंस पाया जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अधिक पॉवर्टी की रेखा में काउंट की जाती हैं, जस्ट लाइक उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें पॉवर्टी का रेशियो बहुत कम है, जस्ट लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर हम अलग अलग स्टेट्स में पॉवर्टी की जो रेशियो है उसको मेज़र कर सकते हैं ऑब्जर्विंग दिस ग्राफ टेबल। यह टेबल हमें कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो पॉवर्टी का रेशियो है वो डॉलर में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे पॉपुलेशन को बताया गया है जहाँ पर पीपल्स
एक दिन में $1 से भी कम की इनकम गेन करते हैं, जिस कारण से हम उनको पावर्टी रेशियो में इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर भारत के अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो इंडिया में 35.3% पीपल्स ऐसे हैं जो पॉपुलेशन बिलो करती है, पावर्टी $1 से भी कम एक दिन की इनकम के रूप में गेन करती हैं। जितना पावर्टी लेवल हमने देखा है भारत में, उसके कॉजेज क्या हैं, उसका कारण क्या है? फर्स्ट रीज़न इज़ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लो लेवल पर रहा। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के से हम सभी जानते हैं, हम सभी इनको पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो भारत को रूइन करते हुए अपने इंग्लैंड को रॉ मटेरियल सप्लाई करने की होती थी। वो क्या करते थे, तैयार प्रोडक्ट्स को भारत को बेचते थे और भारत से रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड भेज देते थे। इस तरह से उनकी जो पॉलिसीज़ रही एडमिनिस्ट्रेशंस की, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं रही, जिसका रिजल्ट ये रहा कि भारत का जो लेवल था ग्रोथ का वो नीचे होता चला गया और भारत में गरीबी की रेखा बढ़ती चली गई। द फेलियर ऑफ बोथ the front's promotions of economic growth and population control preparations of cycle of poverty। अब यहाँ पर दूसरा रीज़न माना जाता है, आज़ादी के बाद जैसे सरकारें बनी हैं वो दो फ्रंट्स पर फेल रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी असफल रही हैं। इस कारण से जो साइकिल है पावर्टी का वो इंक्रीज होता चला गया है। इसके कारण जो पावर्टी साइकिल है, गरीबी का चक्र है, वो इंक्रीज हुआ है और देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेज़ गति से नहीं बढ़ पाई। इरेगुलर स्मॉल इनकम्स भी, अलग अलग पीपल्स की स्मॉल इनकम्स में इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़, हमारे देश में जितने भी पीपल्स हैं उनकी इनकम के दायरे में भी असमानताएं पाई जाती हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं, सामाजिक दायरा, कल्चरल फैक्टर्स इसके अंतर्गत आते हैं और आर्थिक गतिविधियां भी इसमें शामिल की जाती हैं जो कई वे में पावर्टी के कारण बन सकती हैं। हमने दो स्टोरीज रीड की, रूरल एरियाज़ की एंड अर्बन एरियाज़ की। उस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स होती हैं रूरल पुअर्स को एंड अर्बन पुअर्स को, वो कौन कौन सी होती हैं? रूरल पुअर्स फेस करते हैं लैंडलेसनेस, unemployment, size of families, illiteracy, malnutrition, child labor and helplessness. All these problems are faced by the rural poor peoples. And the problems of urban poor are lack of proper housing facilities, unhygienic environments, no social security schemes, lack of opportunities to equality health and educational services. These problems are faced by urban poor peoples. अब भारत सरकार ने क्या किया है, इस गरीबी को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, जिनको हम इंक्लूड करते हैं एंटी पावर्टी मेजर्स में। एंटी पावर्टी प्रोग्राम सच एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई हैं और देश में गरीबी की रेखा को कम करने का प्रयास किया गया है। एंटी पावर्टी मेजर्स, द करंट एंटी पावर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ब्रॉडली 2 प्लैंक्स। जो भारत की पॉलिसीज़ है सरकारों की, वो 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, एंड टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, और इसके लिए एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करना। ग्राफ हमें बताता है कि अलग अलग ईयर्स में किस तरह से ग्रोथ रेट भारत की बढ़ी है या फिर घटी है, इंक्रीज हुई है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्राफ की सहायता से। अब सरकार ने क्या क्या इस वे में कदम उठाए हैं? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा के नाम से इसको जाना जाता है। 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका जो टारगेट था वो 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था पीपल्स को सिक्योरिटी के रूप में, एंड एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था पीपल्स को, जिससे कि वो एक स्टेबल
वर्कआउट के दायरे में इंक्लूड हो जाए और उनकी गरीबी के लेवल को कम किया जा सके। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम which was launched in 2004. The National Food for Work program was launched Ministers of Rural Development Central Government on 14 नवंबर 2004 में इसको लॉन्च किया गया था इन 150 ऑफ मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, और इसमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया था भारत की। और इनका जो टारगेट था वो था, ऑब्जेक्टिव था जनरेटिंग सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट को टारगेट करना था। दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर्स, यह जो प्रोग्राम था वो खोला गया था सभी रूरल पुअर्स के लिए हु आर प्रिपेयर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड लेबर, जो कि रेडी थे मैनुअल वर्क के लिए या अनस्किल्ड लेबर के रूप में जिनको शामिल किया जाता था। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, यह अनदर स्कीम थी जो 1993 में लॉन्च की गई थी। That has been intended to give employ to over millions people by starting 7 lakhs micro ventures. छोटी छोटी जॉब्स यहाँ पर जॉब लैब्स एजुकेटेड यूथ्स के लिए स्टार्ट की गई थी। इट रिकाउंट्स टू द स्टार्टिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक तरह से ऐसे पीपल्स को जो एजुकेटेड हैं, यूथ हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के दायरे में लाना था। कॉमर्स, थ्रू कॉमर्स, सर्विसेज एंड बिजनेस मीन्स, यहाँ पर सेल्फ रोजगार प्रोवाइड किया जाता था पीपल्स को। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन 1995 टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण एरियाज में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उत्पन्न करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एट एटीट्यूड्स अमंग रूरल एम्प्लॉयड यूथ, जो ग्रामीण युवक थे जो अनएम्प्लॉयड थे उनके बीच एक नया एटीट्यूड इंक्रीज करने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। टू अचीव द गोल ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एरियाज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था उसके टारगेट को पूरा करने के लिए यह स्कीम चलाई गई। टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर क्रेडिट फ्लो टू रूरल इंडस्ट्रीज, इसका जो क्रेडिट जाता है वो हायर क्रेडिट दिया गया था रूरल इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ पर उद्योग चलाए गए, नए नए इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में लॉन्च किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो लॉन्च की गई थी 1999 में, इट्स एम एट प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स, ग्रामीण पीपल्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना इसका टारगेट था। थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए थे। एक्टिविटीज क्लस्टर्स आर एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ पीपल विच आर नर्चर्ड टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल्स। फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पर एनजीओज के द्वारा, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फंड अलॉट कराया जाता था और लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट किया जाता था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च की गई थी 2000 ईयर्स में। इस योजना में इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, सतत ह्यूमन विकास के लिए विलेज लेवल पर जो टारगेट रखा गया था उसको अचीव करने के लिए इस योजना को चलाया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इनिशियली हैड 5 कंपोनेंट्स, जिसमें शामिल किए गए थे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर्स, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन, इन सभी दायरों को इसमें शामिल किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना इज एन इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, यह भारत सरकार की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जिसमें 10 मिलियंस ऑफ पुअरेस्ट फैमिलीज इंक्लूड की गई थी। इट इज़ ऑन द लुक आउट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो गरीबों के भी, गरीब कैटेगरीज में भी सबसे अधिक गरीब कैटेगरीज में काउंट होते हैं, उन पीपल्स को 35 किलोग्राम ऑफ राइस एंड व्हीट एट ₹3 and 2 पर किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर राशनिंग व्यवस्था के थ्रू गरीब पीपल्स को सस्ता अनाज और चावल उपलब्ध कराया जाता था। द चैलेंजेस अहेड, इतनी योजनाओं के बाद भी अब भी गरीबी एक चैलेंज है। चैलेंजेस जो अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं, सबसे प्रमुख चैलेंजेस के रूप में अगर हम बात करते हैं तो यह है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, गरीब पुअर पीपल्स को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशन देना,
जॉब सिक्योरिटी देना एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता को प्रदान करना। एंड लास्ट इज डिग्निटी फॉर द पुअर, पुअर पीपल्स को सम्मान सहित रहने का दायरा देना। दिस विल बी एवन बिगर टास्क, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इन सभी पॉइंट्स को तो ये एक बिगर टास्क है जिसको अचीव करना अभी बाकी है। इसी कारण से ये एक चैलेंज है भारत सरकार के लिए जिसको प्राप्त करना एक चुनौती है। बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के साथ साथ पॉवर्टी रिडक्शंस, प्रोग्रेस को इंक्रीज करते हुए गरीबी को कम करना, यह भी एक कंपेलिंग चैलेंज हमारे भारत सरकार के सामने मौजूद है। वाइड डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, अगर हम ग्रामीण और अर्बन एरियाज को ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत विभिन्नता पाई देखने को मिलती है गरीबी के दायरे में, और स्टेट्स में भी बहुत सारा डिफरेंस है गरीबी के दायरे के अंदर बात करते हैं तो यह भी एक चुनौती है इन दायरों को कम करना। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो संभावित हैं आने वाले समय में गरीबी की रेखा में चले जाएं। अगर हम आज के समय काल की बात करें, क्योंकि हम एक कोविड प्रोटोकॉल के तहत चल रहे हैं, कोरोना काल से गुजर रहे हैं, ये समय काल भी हमारे आने वाले समय में बहुत सारे वर्ग को पुअर कैटेगरीज में इंक्लूड कर सकता है। ये भी एक चुनौती के लिए हमारे सम्मुख खड़ा हुआ है। Poverty reduction is accepting to make better progress in next 10 to 15 years, गरीबी को कम करते हुए प्रोग्रेस को अधिक से अधिक करना आने वाले 10 से 15 साल के अंतर्गत, यह एक बड़ी चुनौती है भारत सरकार के लिए। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके लिए हम अगर टारगेट करें तो इसको हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करें। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, अपना सारा रुझान रखें यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पर, जनसंख्या के दायरे को कम करें। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स का जो सशक्तिकरण है, पावर है, उसको इंक्रीज करें, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पर ध्यान दें और उनको शक्ति प्रदान करें, तभी हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया एक कथन है जो इस बात को सत्यासित करता है। पॉवर्टी इज नॉट एन एक्सीडेंट, पॉवर्टी एक दुर्घटना नहीं है। लाइक स्लेवरी, गुलामी और अपार्थाइड रंग भेद व्यवस्था की तरह यह भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक दायरा है, एक समस्या है, और इस कारण से इसको अगर हमें रिमूव करना है, इसको हटाना है, तो उसके लिए किसकी नीड होगी? ह्यूमन बीइंग्स के एक्शन की नीड होगी। मीन्स अगर हम मिलजुल कर प्रयास करें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और गरीबी को अपने देश से मिटा सकते हैं। सो आई होप you have understand this chapter very well. Now this chapter is completed here. Thank you.